Good morning, class. This is your social studies class for class 8th. So take out your book. In previous video we had completed our chapter number 1, that is resources. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, natural resources, land, soil, water, vegetation and wildlife, which is given on page number 13. So take out your book and come on page number 13. And here is your page number 13, and in this page chapter 2 is given natural resources. Natural resources means प्राकृतिक स्रोत. क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत. ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लैंड रिसोर्सेज के बारे में, मतलब जो पृथ्वी पे जो स्रोत हैं उनके बारे में. सॉइल से जो स्रोत हमें मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से लैंड और सॉइल का हनन होता है, या वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वाटर की कमी का कारण क्या है. फिर जो भी हमारे प्राकृतिक जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बचाव के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम इस चैप्टर में एक एक पॉइंट 1 by 1 कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. In the following chapter we will discuss and examine the distribution and utilization of major नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज देयर इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट. मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत हैं, उनका किस तरीके से पूरे जगह में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और किस प्रकार से उसका यूज़ हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे. और साथ ही साथ उसका विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको भी हम देखेंगे. ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं एक बराबर पूरे संसार में नहीं बटी हुई हैं. जो टेक्निक यूज़ की जाती है प्रोडक्शन के लिए वो हर कंट्री में अलग अलग होता है. यहाँ तक कि हर रीजन में अलग अलग, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है. इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हमको मिलता है किसी के उसके लेवल में, चाहे वो कंट्रीज़ के अंदर की बात हो या दो कंट्रीज़ के बीच की बात हो या कंट्री के अंदर की बात हो. ठीक है, जब हर जगह कंट्री के अंदर भी क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी उन लोग का क्या होगा, अलग अलग होगा. ठीक है, लैंड, सॉइल और वाटर जो है ये 3 मेजर नेचुरल रिसोर्स है. 3 प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? लैंड, सॉइल और वाटर. ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थ के लिए, पृथ्वी पे सरवाइव करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए ये तीनों स्रोत बहुत ही आवश्यक हैं. इनका खुद का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा उपयोग होता है. कई फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस देयर फुल यूटिलाइजेशन. कई फैक्टर्स जो हैं अपना प्रभाव डालते हैं इनके फुल यूटिलाइजेशन पे, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रिलीफ हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ. ठीक है, तो इसमें क्या है, रिसोर्सेज कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड दे आर क्लोजली इंटर. जो भी स्रोत हैं उनको हम बार बार यूज़ करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक आपस में जुड़े होते हैं. इनके मिसयूज और वेस्टेज से क्या होता है, हमारे फ्यूचर में हमको खतरा हो सकता है. तो ये जो 3 रिसोर्सेज हैं हमें ज़रूरी है कि हम अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के उपयोग के लिए हमें उसको बचा के रखना पड़ेगा. जो क्वालिटी होती है इसमें किसी भी एक की, वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती है. मतलब अगर लैंड की क्वालिटी का इफेक्ट सॉइल और वाटर पे पड़ता है, सॉइल की क्वालिटी का इफेक्ट लैंड और वाटर पे पड़ता है, या वाटर का इफेक्ट लैंड और सॉइल पे पड़ता है. ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे और वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे. तो लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक स्रोत है सारे जीव जंतुओं के लिए जो कि यहाँ पे पृथ्वी पे रहते हैं और साथ ही साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. मैन जो है इस लैंड का यूज़ अपने विभिन्न उपयोग में लाते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, रोड का निर्माण करते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, मतलब आपकी जोताई होती है, पशुओं को चराया जाता है, फिर इंडस्ट्रीज खड़ी की जाती है, माइनिंग खुदाई होती है. तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार से वो लैंड का यूज़ करते हैं. जो यूज ऑफ लैंड हैज़ नेवर बीन इन द सेम इवन इन वन रीजन लिव असाइड नेशन. देखिए, जो
लैंड का यूज है वो एक बराबर हर जगह नहीं होता है, चाहे वो देश के अंदर की बात हो या देश के अलग दो देशों के बीच की बात हो या देश में के अंदर ही विभिन्न क्षेत्रों की बात हो। ये इनमें अंतर आता है क्षेत्र से क्षेत्र में और समय समय पे, ठीक है। लैंड जो है 95% ह्यूमन रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, मतलब 95% जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वो लैंड से फुलफिल होता है। फॉर फूड, फिर क्लोथिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, वुड के लिए जिससे फ्यूल बनता है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में भी ये वुड यूज होते हैं। लेकिन लैंड जो है सिर्फ 30% हमारे अर्थ सरफेस का कवर किया है। कितना परसेंट? 30%। 100% में से 30% कौन कवर किया है? लैंड किया है, ठीक है। देखिए, जो भी ऑल पार्ट्स ऑफ इवन दिस परसेंट ऑफ लैंड आर नॉट हैबिटेड, और ये जो 30% है, अब इसमें भी हर पार्ट में लोग रहते नहीं हैं, वो रहने लायक जगह हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% ऑफ जो लैंड है। देखिए, अब ये 30% लैंड है, तो अब हम इसका 30% जो निकालते हैं उतना पार्ट ही क्या है? पॉपुलेशन के द्वारा घिरा हुआ है। रेस्ट लैंड जो है वो क्या है? या तो बहुत कम पॉपुलेटेड, वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम है, या वहाँ पे कोई जीवन ही नहीं है। ये क्यों होता है? लैंड के नेचर के कारण, मतलब वहाँ का लैंड का क्वालिटी, वहाँ के क्लाइमेट्स की क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। जहाँ पे रहने योग्य जगह होगी आप वहीं तो रहेंगे। अगर आप ऐसी जगह चले जाए जहाँ आप रहने योग्य ना, वहाँ का टेम्परेचर ना अच्छा हो, लैंड ना अच्छा हो, तो क्या आप वहाँ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वही इसी कारण ये डिफ्रेंशिएशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो पृथ्वी है, जो जमीन है, वो या तो बहुत ज़्यादा रॉकी पथरीली है या रेगिस्तान वाली है, ठीक है। क्लाइमेट या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, और या तो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ, गीला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, या तो बहुत ज़्यादा गीला होता है, ठीक है। तो अब लैंड यूज कैसे हुआ है पूरे जो पृथ्वी पे है, उसका परसेंटेज कैसे यूज हुआ है उसके बारे में देखिए। लैंड यूज टेल अस हाउ लैंड इज बीइंग यूटिलाइज बाय ह्यूमन। लैंड यूज ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से जमीन का उपयोग मनुष्य द्वारा किया जा रहा है। जनरली लैंड को जो है मॉडिफाइड किया जाता है मनुष्य द्वारा किस अपने अलग अलग पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। किस पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि रोड बनाना, इंडस्ट्री बनाना, पुल का निर्माण करना, बिल्डिंग्स खड़ी करना, ये सब लैंड यूज में आते हैं। लैंड यूज रिफर टू हाउ लैंड इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन। अभी बताया कि लैंड यूज हमें बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जमीन का यूज कर रहे हैं। इट इज जनरली द इकोनॉमिक यूज ऑफ लैंड। For example, the use of land as agricultural fields for crops or as industrial areas for factories. जो ये लैंड है उनका एक इकोनॉमिक यूज होता है, जैसे लैंड का यूज एग्रीकल्चरल फील्ड के तरह किया जाता है जहाँ पे सिर्फ फसल लगाई जाती है, या इंडस्ट्रियल एरिया की तरह किया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का निर्माण होता है, ठीक है। लैंड कवर इज द फिजिकल एलिमेंट दैट कवर्स द लैंड, फॉर एग्जांपल वेजिटेशन, बिल्डिंग और वाटर। लैंड कवर क्या है? एक फिजिकल एलिमेंट है जो लैंड को कवर किया, मतलब जो जमीन है उसको जो लोग कवर कर रहे हैं उसको हम लैंड कवर करें। उसमें क्या होगा? वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स है, पानी है, ये सब क्या है? हमारी जमीन को क्या की हुई है? कवर की हुई हैं। लैंड जो यूज जो है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया के इन्वायरमेंट पे, ठीक है। मतलब वहाँ का सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, रिलीफ कैसा है, पॉपुलेशन साइज कैसी है, डेंसिटी कैसी है, ठीक है। ये सब एज वेल एज दी अवेलेबल कैपिटल डिसाइड हाउ द लैंड विल बी यूज। इसके साथ साथ वहाँ पे कितना कैपिटल मतलब मिल सकता है, कि पूंजी बन सकती है कि नहीं बन सकती है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मतलब कहीं पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से अच्छे किस तरीके से आप कर रहे हैं वो सारा डिपेंड इस पे करता है, ठीक है। स्टडी द लैंड यूज पैटर्न इन सेलेक्टेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस द सब्सटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे लैंड यूज का दिया है अलग अलग कंट्रीज का। क्रॉप लैंड के लिए वो कितना यूज करते हैं? 6%, वेस्टर्न के लिए 56 और 14%, फॉरेस्ट के लिए, अदर यूज के लिए 24। ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से है, ठीक है।
तो क्रॉप लैंड के लिए आप देखिए तो सबसे अधिक क्रॉप लैंड में सबसे अधिक परसेंटेज कौन सा देश यूज करता है? 57% क्रॉप लैंड के फॉर्म में लैंड यूज करता है कौन? इंडिया करता है। ठीक है, मतलब क्रॉप लैंड मतलब क्या? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, मतलब जो किसानी के लिए, फसल के लिए। ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, द लैंड ओनरशिप, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं उसमें लैंड, जो जमीन का ओनरशिप होता है वो 3 टाइप्स का होता है। मतलब वो जमीन किसके अंतर्गत आती है? गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है, एक कम्युनिटी होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट, कम्युनिटी। या तो गवर्नमेंट की होगी जमीन, या तो किसी पर्टिकुलर इंसान की, या एक समुदाय के द्वारा ली गई वो जमीन होगी। गवर्नमेंट किस लिए लैंड लेते हैं? ये मेनली लैंड लेते हैं रोड बनवाने के लिए, बिल्डिंग्स बनवाने के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो सरकारी संस्थान है उनकी बिल्डिंग्स का निर्माण कराते हैं, पार्क्स हुआ, हाउसिंग कॉलोनीज बनाना, फिर मार्केट एरियाज, पब्लिक यूजेस के लिए, अदर प्लेसेस बनाने का काम करने के लिए गवर्नमेंट जमीन लेती है। जो प्राइवेट यूज होता है लैंड का वो होता है ओनर के आवश्यकता के, मतलब जिसकी वो जमीन है उसको जैसी आवश्यकता रहेगी वो उस जमीन का उस तरीके से यूज करता है। कम्युनिटी ओनरशिप क्या होता है? कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी। अब देखिए ये समुदाय में होता है, कई लोग का झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसके द्वारा जमीन ली गई रहती है। तो यहाँ पे देखा जाता है पूरे ग्रुप को किस चीज की आवश्यकता है, उनकी क्या आवश्यकताएं, क्या जरूरतें, उनको देखते हुए उसका यूज किया जाता है। ग्रेजिंग लैंड की तरह, फ्यूल वुड कलेक्शन एंड फॉडर के रूप में, मतलब कि चारा मिलने वाला, चाहे लकड़ियों का वहाँ पे कलेक्शन करने के लिए या पशु चारे के लिए, जिस तरीके से उस समुदाय को जरूरत रहता है वो उस जमीन को उस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। जो कम्युनिटी ओनरशिप होते हैं लैंड के वो हाईली बेनिफिशियल एज अ कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर एंड प्रॉपर यूज ऑफ लैंड बेनिफिटिंग द होल कम्युनिटी। जो उसका ओनरशिप होगा उस लैंड का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो मतलब ख्याल रखता है कि उस लैंड का किस तरीके से यूज किया जाए, प्रॉपर यूज, ताकि वो बेनिफिट हो उसके लिए भी और पूरी कम्युनिटी के लिए भी बेनिफिट हो। ठीक है। चेंज इन लैंड यूज, अब धीरे धीरे जो जमीन का इस्तेमाल करना लोग शुरुआत में जैसे करते थे, धीरे धीरे समय के साथ उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी लोगों का क्या हुआ? बदला। ठीक है। समय बीतता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई और ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट डिमांड्स क्या हुई? जरूरतें बढ़ती गई, जिसके वजह से लैंड वेयर द लैंड टू फुलफिल दोज डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि लैंड में तो डिमांड्स पूरी करना का जो लिमिटेशन है वो कांस्टेंट है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं ना बढ़ सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण होने लगा, उनका लार्ज डिमांड होने लगा लैंड से, मतलब जरूरतें बढ़ने लगी, विच हैज लेड पीपल अनरोज अपॉन फॉरेस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो मनुष्य है अब वो किधर जाने लगे? जो फॉरेस्ट, जो जंगल की जमीन है वहां पे जाने लगे। ठीक है। और कम्युनिटी भी जो है वहां पे जमीनें लेने लगी। अब ये जमीन जो है वो कॉमर्शियल पर्पस की तरह यूज करने लगे। इनका जो इम्प्रॉपर, जो गड़बड़ तरीका है लैंड का इस्तेमाल करने का, जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ या टर्निंग दिस लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड और सीमेंटेड सरफेस हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे पेड़ों की कटाई कर दी है फॉरेस्ट में, या उस जमीन को किसान कृषि भूमि के रूप में बदल दिए, या सीमेंटेड सरफेस पूरा करवा दिए, तो इससे क्या हो गया? लैंड की क्षति हुई, उस जमीन की क्षति बहुत बड़े पैमाने पे होने लगी। जो इम्प्रॉपर यूज लैंड का होने लगा उसकी वजह से लैंड स्लाइड्स होने, मतलब जमीन खिसकने लगी और खिसक के गिरने लगी। ठीक है। सॉइल इरोजन होने लगा, डिजर्टिफिकेशन होने लगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होने लगी। तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू डिवाइज अ प्रॉपर प्लान ऑफ लैंड यूज सो एज टू केयर। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम एक पूरे प्लानिंग के साथ किसी भी जमीन का इस्तेमाल करें, उसका ख्याल रखें, ताकि हमारी इन्वायरमेंट भी उससे बचा रहे और हमारी चीजें भी पूरी, हमें जरूरतें भी पूरी हो सकें। जो कम्युनिटी की नीड है, यहाँ तक कि एज वेल एज इकोलॉजी शुड हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब ये हुआ कि जो कम्युनिटी की नीड है उसको तो पूरा करने का मान लीजिए जिम्मा है कि उस जमीन से जरूरतें पड़े, लेकिन उसके साथ साथ हमको इकोलॉजी को भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो ये तो लैंड रिसोर्सेज आपने पढ़ा। नेक्स्ट है सॉइल रिसोर्सेज। क्या है? सॉइल रिसोर्सेज। तो सॉइल रिसोर्सेज देखिए, जो सबसे पतली लेयर होती है अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ की जो एकदम
फ्री मिट्टी होती है, जो कवर द सरफेस इन विच, वो सरफेस जो जहाँ पे पौधे ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ये मिक्सचर होती हैं बहुत रॉक मटेरियल्स के टुकड़े होते हैं, ब्लैक और डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इनका मिक्सचर होती है, मतलब रॉक मटेरियल ह्यूमस का मिक्सचर ये सॉइल होती है। सॉइल बहुत ही आवश्यक स्रोत है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या किसी भी प्रकार की किसानी के लिए। जो भी क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स जो भी हैं या जो भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस इन इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, सॉइल का इम्पोर्टेंस उसकी कैपेसिटी में होता है कि वो कितना फसल उगा सकते, मतलब उस जमीन में, उस मिट्टी में कितनी अच्छी फसल उग सकती है और उसकी उपजाऊ शक्ति कितनी है, फर्टिलिटी कितनी है। मतलब वहाँ एक होता है ना, उपजाऊ जमीन होती है, एक बंजर जमीन होती है। बंजर जमीन में कोई भी चीज़ें अच्छे से नहीं, फसल नहीं उगती, लेकिन उपजाऊ जमीन में कोई भी फसल लगा दीजिए बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है इसको पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, और इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये करीबन 1000 साल ले लेती है। सिर्फ 1 सेंटीमीटर 1000 साल में सॉइल की बढ़ती है, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ती है, ठीक है। जो सॉइल होता है वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है, उसको पहचाना किया जाता है बाय द टाइप ऑफ रॉक। वहाँ के रॉक का जो प्रकार होगा उसी के बेसिस पे उसको पहचाना जाता है कि ये सॉइल किस प्रकार का है। सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रॉक मटेरियल्स एंड देयर मिनरल्स एंड ऑब्टेन थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक। सॉइल में सारे रॉक मटेरियल होते हैं और उस रॉक में जो भी मिनरल्स होती हैं उनका भी उसमें प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो रॉक्स वेदरिंग मतलब टूटते टूटते गिरते हैं उनके कलेक्शन से ही ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। The weather material mixes with organic material called humus through a long process। जो weather material होते हैं वो humus में mix होते हैं और इसके लिए वो लंबा प्रोसेस होता है। जो सॉइल की थिकनेस है इज 1 to 3 मीटर बियॉन्ड विच द रॉक डोंट पोजेस द एलिमेंट टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो सॉइल की थिकनेस होती है वो 1 से 3 मीटर तक की होती है और इसके बाद जो है रॉक जो है कोई भी प्लांट के ग्रोथ करने में सहायक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ सॉइल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशन। जो सॉइल की वैरायटी होती है वो जगह जगह के अनुसार चेंज होती है, वहाँ के नेचुरल कंडीशन जैसी होती है वो टोटली उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए किन फैक्टर्स का जरूरत होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला है पेरेंट रॉक मटेरियल। ये जो होते हैं अंडरग्राउंड रॉक होते हैं जिसमें मिनरल्स होते हैं और बहुत अधिक संख्या में सॉइल होते हैं जिसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं, ठीक है। इट्स टाइप इन्फ्लुएंस इसके वजह से क्या होता है, कलर टेक्सचर आता है सॉइल में, उसका कलर आता है, फिर मिनरल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की वो पता चलती हैं, ठीक है। उस पर ये इफेक्ट डालता है। रिलीफ क्या होता है, रिलीफ जो है और टोपोग्राफी इफेक्ट द ड्रेनेज ऑफ एन एरिया। ये जो है किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो पानी निकलने का रास्ता होता है, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट करती हैं। किस तरीके का स्लोप है, किस तरह की एलिवेशन है, जिससे जो वेदरिंग या एक्यूमुलेशन होता है, मतलब वेदर मटेरियल इकट्ठे होते हैं उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। प्लेन्स जो होती हैं उनका उस पर थिकर लेयर होती है सॉइल की, जो स्टीपर, मान लीजिए स्टीपर स्लोप ये है और प्लेन स्लोप ये है, तो इस पे ज़्यादा सॉइल रुकेंगे इसके कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो क्लाइमेट जो है मेनली रिलेट होती है टेम्परेचर से, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन पे की, और प्रेसिपिटेशन जो होता है उसका इफेक्ट अलग पड़ता है। ये वो जो हैं वो डायरेक्ट एज वेल इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। देखिए फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या होता है, फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट, फ्लोरा मीन्स क्या होता है प्लांट, और फौना मीन्स होता है एनिमल। फौना मीन्स क्या होता है, एनिमल होता है, ठीक है।
Organisms present in soil help to add humus which increase the water retention capacity of the soil. Organisms जो होते हैं soil में वो humus को ऐड करने का हेल्प करते हैं जिससे उसकी सॉइल का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वाटर का वो बढ़ता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, यंग सॉइल को मैच्योर सॉइल में कन्वर्ट करते हैं और जो ह्यूमस होते हैं उसका जो प्रेजेंस होता है उसके वजह से मिट्टी का कलर कैसा हो जाता है, डार्क शेड का हो जाता है, क्योंकि ह्यूमस भी डार्क कलर का होता है। टाइम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल एंड इट्स एज। टाइम क्या है, टाइम वो फैक्टर है जिसके हेल्प से सॉइल की गहराई पता की जा सकती है और कितने समय का है, कितने साल का है वो, ये भी उसका पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। क्या है, सॉइल प्रोफाइल। अब ये सॉइल जो है वो कितने लेयर्स में डिवाइड है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लेयर्स को ही हम क्या कहते हैं, हॉरिजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजन्स कहते हैं। तो ये 4 लेयर्स में डिवाइड है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रेटम, बेड रॉक। क्या है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रेटम, बेड रॉक। टॉप सॉइल में क्या है, टॉप सॉइल को ही हम ए हॉरिजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए हॉरिजन कह रहे हैं। जब ऊपर से हम करते हैं तो ऑर्गेनिक लेयर होती है, फिर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट मटेरियल, फिर बेड रॉक। तो टॉप सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, जैसे क्ले है, सिल्ट है, सैंड है। ठीक है, जो सॉइल का अपर लेयर बनाते हैं जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। टॉप सॉइल में मोस्टली न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के ग्रोथ में। ठीक है, नेक्स्ट है सब सॉइल। अब टॉप सॉइल से हम नीचे आएंगे तो सब सॉइल जो कि बी हॉरिजन है। तो टॉप सॉइल के नीचे पाया जाता है जो भी रेन वाटर कलेक्ट होते हैं इस लेयर में क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट होता है। क्या होता है, रेन वाटर का कलेक्शन होता है। इट इज मेड अप ऑफ ये वेदर रॉक, सिल्ट और क्ले से बने रहते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं जैसे कि सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड जो उसमें आसानी से मिक्स हो जाते हैं। थर्ड लेयर है सबस्ट्रेटम। क्या है, सबस्ट्रेटम, सी हॉरिजन। सबस्ट्रेटम सब सॉइल के नीचे होता है और इस लेयर में वेदर रॉक ही होते हैं, मतलब जो रॉक टुकड़े करते करते निकलते हैं वो होते हैं। ठीक है, बेड रॉक क्या है, डी हॉरिजन, जो सबसे लास्ट लेयर है। लास्ट लेयर और बॉटम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, मतलब सॉइल का जो प्रोफाइल आप पढ़ रहे हो उसका सबसे निचला लेयर क्या कहलाता है, बेड रॉक कहलाता है। ये एक सॉलिड लेयर है वेदर रॉक का। जो वेदर रॉक है उसका एक सॉलिड पोर्शन है, कठोर हिस्सा है। ठीक है, तो ये सॉइल प्रोफाइल था। देखिए अभी इसमें सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भारत में सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सॉइल कितने टाइप्स के हैं, 6 टाइप के होते हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का सॉइल होता है जो कि सबसे उपजाऊ सॉइल होता है और ये भारत का 40% एरिया कवर किया हुआ है। और जब सबसे उपजाऊ है तो सबसे अधिक एग्रीकल्चरल वेल्थ भी यहीं से मिलती है, सबसे अधिक किसानी यहीं पे होती है और इसी से पूंजी ज़्यादा मिलती है। अब ये कहाँ कहाँ भारत में है, तो देखिए नॉर्दर्न प्लेन पे है, पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल, असम तक में ये फैला हुआ है। ठीक है, सेकेंड है ब्लैक सॉइल। तो ये क्लेई सॉइल होता है और ये इसमें बहुत गहरा क्रैक होता है गर्मी के सीजन में। ठीक है, जब सूखा मौसम होता है। ठीक है, दे आर फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। ये मेनली किससे बने होते हैं, जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं उनके वेदरिंग से, मतलब उनके टुकड़े जो होते हैं उनसे ये बने होते हैं। रॉक मटेरियल्स जो होते हैं एक्यूमुलेट होते जाते हैं एक के ऊपर एक और कई, एंड मेनी मिनरल्स पर्टिकुलरली लाइम इज जनरली नोटिस एट वेराइंग डेप्थ्स। और अलग अलग गहराई पे यहाँ पे मेन मिनरल्स कौन सा देखा जाता है, लाइम देखा जाता है। ये सबसे अधिक फायदेमंद होता है कॉटन की फसल के लिए और इसको हम इंडियन रेगर्स भी कहते हैं और तेलुगु में इसको इंडियन रेगर्स विच इन तेलुगु रिफर्स टू ब्लैक सॉइल।
और तेलुगु में इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ये मेनली डेक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने को हमको मिलता है इस टाइप का सॉइल। नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या है? ये रेड कलर का सॉइल होता है। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में आयरन पाया जाता है और आयरन का कलर क्या होता है? वो रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं पुराने, उनमें पाया जाता है। ठीक है, ये 10% एरिया कवर करता है। भारत में 10% एरिया में ये है और ये मेनली किस एरिया में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ ईस्ट, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा टाइप है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा टाइप है? फोर्थ टाइप है लैटेराइट सॉइल। क्या है? लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रिक, जो ईंट होती है। ठीक है, तो लैटेराइट सॉइल जो है ये होते हैं बहुत अधिक ताप में होते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड, मतलब वहाँ सूखा और नमी वाला मौसम बना रहता है अल्टरनेटिवली। ठीक है, सॉइल कैन ऑल्सो सस्टेन पेस्चर्स एंड श्रब्स। इसमें जो है चरने वाली घास होती हैं, श्रब्स होते हैं ज़्यादा। और लैटेराइट सॉइल जो हैं बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत में फैली हुई हैं। ठीक है, ये मेनली वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, राजमहल हिल्स, विंध्यास, सतपुरा और मालवा प्लेट्यूज में ये मिट्टी मिलती है। माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल से ही समझ आ रहा है कि माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं। हिल स्लोप्स जो कि कवर होते हैं फॉरेस्ट से, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और साउथ फेसिंग स्लोप जनरली सपोर्ट सॉइल कवर। जो साउथ की और फेस किया हुआ स्लोप होता है उस पर्वत का, वो मेनली सॉइल सपोर्ट करता है सॉइल को कवर करने में। ठीक है, ये सॉइल मेनली पाया जाता है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में और कुछ पेनिनसुलर एरिया में। ठीक है, ये बहुत एकदम पतली और स्टोनी होते हैं, साथ ही साथ ये बिल्कुल फर्टाइल नहीं होते हैं। उपजाऊ मिट्टी ये नहीं होती है कोई भी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट हमारा डेजर्ट सॉइल। क्या है? डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल क्या होता है? ये जो जहाँ पे सूखा होता है या कम नमी वाला जगह जो होता है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर कम रेनफॉल होती है, ऐसे रीजन में पाया जाता है। मेनली ये राजस्थान में पाया जाता है और कुछ हरियाणा और पंजाब से जुड़े एरिए हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये पाया जाता है। इसमें ह्यूमस की बहुत कमी होती है और ये क्या होते हैं? आर ऑफन सब्जेक्टेड टू विंड इरोजन। और विंड इरोजन के वजह से, मतलब ये मिट्टी जो है हवा चलेगी तो ये उड़ते जाएंगे, तो पूरे हवे में ये उड़ते जाते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, तो वो हवा चलते हुए ही वो उड़ते जाते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा? फर्टिलिटी में बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये सॉइल था। अब हम देखते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन। अब किस तरीके से लैंड और सॉइल का हनन हो रहा है हम उसको देखते हैं। तो उससे कई कॉजेज हैं, हम कॉजेज को देखेंगे। ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन सबसे पहला कारण क्या है? जो ये जनसंख्या बढ़ी है उसके लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, लोगों को जगह चाहिए फसल के लिए, रहने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? पृथ्वी पे नए बिल्डिंगें खड़ी किए जा रहे हैं, उसकी खुदाई कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, जिसकी वजह से इसका हनन हो रहा है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। तो अभी ऊपर भी आपको ये चीज़ समझाया। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ? बड़े पैमाने पे लोग सारे जंगलों को साफ कर दे रहे हैं ताकि वो वहाँ पे रहना शुरू कर सकें और अपने उपयोग में वो जमीन ला सकें। इसके वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन, हनन हो रहा है। डिजर्टिफिकेशन क्या है? डिजर्टिफिकेशन क्या है? इट इज ऑफन एक्सटेंडेड टू ऑल फॉर्म ऑफ लैंड एंड सॉइल एंड इंक्लूड सॉइल एंड विंड इरोजन एक्सप्लेन बिलो। इट रेस्ट्रिक्टेड सेंस इट मीन्स टर्निंग एरेबल और ग्रीन लैंड टू एरिड एंड सेमी एरिड लैंड एंड ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट। डिजर्टिफिकेशन ऑल्सो अकर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखिए, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन आप और लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल और विंड इरोजन जो अभी नीचे आप पढ़ोगे उसमें आप समझोगे, तो वही चीज जो है जैसे सॉइल और लैंड डिग्रेडेशन में सॉइल और विंड इरोजन की बात है, ठीक उसी तरीके से डिजर्टिफिकेशन में क्या है
कि इसका मतलब यही है कि जो अरेबा और ग्रीनलैंड है या एरिड और सेमी एरिड एरिया हैं उस पे ह्यूमन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब प्रभाव पड़ रहा है। डिजर्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, जब हवा चलती है तो हवा के डायरेक्शन में ही ये डिजर्ट उड़ के आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। सॉइल इरोजन क्या है, जो टॉप सॉइल होता है उसका हटना ही क्या कहला, बहुत तेजी से उसका हटना क्या कहला रहा है, सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये कैसे हटते हैं, हवा के द्वारा हटते हैं, पानी के द्वारा हटते हैं, और कोई आप मतलब सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है। द कल्चरल फैक्टर सच एज ओवर ग्रेजिंग और यूटिलाइजेशन, और इसका फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा जो पशु चारण होता है या ज़मीन का ज़्यादा यूज़ करना या दवा का छिड़काव करना, इसके वजह से भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। विंड इरोजन क्या है, विंड जो है वो ब्लो करती है टॉप सॉइल ऑकरिंग प्राइमरली इन एरिड एंड सेमी एरिड इरोजन। ये क्या करते हैं, टॉप सॉइल को, जो सूखे एरिया हैं और अर्ध कम सूखे हुए एरिया हैं उनके साइड में ये टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाती हैं। सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन में क्या है, ये जो है सॉइल इरोजन की तरह ही है, लेकिन बट ऑन अकाउंट ऑफ लिमिट, लेकिन इसका कारण क्या है, जो फर्टिलाइजर जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसका अधिकता में यूज़ करने की वजह से जो प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो क्या होती जाती है, ख़त्म होती जाती है, जिसके वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो समाप्त होते जाते हैं लगातार उसके इस्तेमाल से। वाटर लॉगिंग क्या है, जब ग्राउंड वाटर में राइज इन ग्राउंड वाटर क्लोज टू सॉइल सरफेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड वॉशेज अवे सॉइल न्यूट्रिएंट और इवन मे बी लीज। जो ग्राउंड वाटर बढ़ते जाता है उसका लेवल सॉइल सरफेस तक, तो उससे क्या करता है, वो सॉइल सरफेस पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने साथ बहाते हुए लेते जाता है, जिसके वजह से ये मिट्टी के क्वालिटी में दिक्कतें आती हैं। सेलिनाइजेशन, ये क्या होता है, इट रिफर एक्सेसिव बिल्ट अप ऑफ सॉल्ट इन सॉइल लीडिंग टू राइजिंग टॉक्सिक लेवल फॉर प्लांट। इसमें क्या होता है, सेलाइन मतलब नमकीन, खारा, तो इसकी मात्रा जब मिट्टी के अंदर उसके पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ का जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब वो जहरीला मिट्टी हो जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है। ये जो है वाटर लॉगिंग से या वाटर लॉगिंग के कारण होते हैं, या गलत इरिगेशन, सिंचाई का गलत तरीका यूज़ करने से वाटर टेबल जो है सॉइल सरफेस का उसके बढ़ने से ये होते हैं। ठीक है। फिर साथ ही साथ जो डैमिंग कराया जाता है, जो डैम बनवाए जाते हैं या कैनाल का डायरेक्शन बदलने के कारण भी इसमें दिक्कतें आती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल डाउन होता है is brought about through tube level pumping for irrigation exceeding the natural recharge capacity। अब जो ये ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है पंपिंग का इरिगेशन के लिए, तो इसमें क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, नेचुरली चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉइल के अंदर से पानी को निकाल रहे हैं। जो कंपनीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑल कॉजेज दिस सिचुएशन दैट लीव्स द सॉइल ड्राई एंड डिग्रेड। यही सब जो हैं ये मेन कारण है मिट्टी को सूखा बनाने में और जमीनों का हनन करने में। ठीक है। तो ये आपका जो है आज की क्लास में बस हम इतना ही पोर्शन पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज, और साथ ही साथ लैंड और सॉइल का कैसे हनन हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम वाटर रिसोर्सेज पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप इसको घर पे पढ़िएगा, खुद से सारी रीडिंग एक बार कीजिएगा। सो आज की क्लास में ये होगा करेंगे। थैंक यू।